हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने निराला है उसके बारे में देखा और वो छायावाद के जो आधार स्तंभ है उनके अंदर गिने जाते हैं। आज हम इसके क्लास के अंदर महादेवी वर्मा के बारे में देखेंगे। तो ये जो चार आधार स्तंभ थे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इन चारों के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन करेंगे क्योंकि तीन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। आज महादेवी वर्मा के बारे में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। तो देखिए, महादेवी वर्मा है, इसको छायावाद की शक्ति कहा जाता है। छायावाद की शक्ति या दुर्गा कहा जाता है। जिस प्रकार उनके ब्रह्मा विष्णु महेश तीन नाम रखे गए थे उसी प्रकार है। जन्म की बात करें तो 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रमुख रचनाएं जो काव्य संग्रह है, निहार 1930 ईस्वी में है, रश्मि 1932 ईस्वी में है, नीरजा 1935 ईस्वी में है, सांध्य गीत 1936 ईस्वी में, दीपशिखा 1942 ईस्वी में और सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में। अब देखिए, इनके लिए मैंने सूत्र बनाया। जिस प्रकार पीछे जो हम करके आए एक बार उसका भी आप इस रिवीजन कर ले कि जो झरना, ये जो झरना है, कामायनी है, आंसू है, लहर है, ये जो रचनाएं थी हमारे प्रसाद की थी। तो प्रसाद की रचनाओं का हमने सूत्र बनाया था। क्या बनाया था? झरना गिरा तो आंसू बहे, लहरें चली तो कामायनी रची। और उसका मैंने आपको सूत्र में जो कोड बताया था 18,782। 18,782 इसको किस प्रकार अप्लाई करना था वो मैंने आपको उस क्लास के अंदर अच्छे से समझाया। उसके बाद में हमारे पंत आते तो उग्र वीणा से पल्लव गूंजे 20,714, 20,714 उसका भी कोड बताया था। इसके बाद में हमारे जो निराला है, उन निराला का बताया अनाम परी के गीत तुलसी ने गाए 23,762, 23,762। तो अनाम परी के गीत तुलसी ने गाए। तो उन तीनों के हमने अलग से सूत्र बनाए थे, जो छायावादी रचनाएं, और अलग से उनके कोड बनाए। और उसको याद करने से आपके उनको अच्छे से आपकी सुविधा हो जाती है। एग्जाम के अंदर एक लाइन याद करनी होती है और एक कोड याद करना होता है और उनकी रचनाओं का क्रम आपको अच्छे से याद हो जाता है और इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। तो उसी प्रकार महादेवी वर्मा, उसके भी मैंने सूत्र बनाया। क्या बनाया? नीर निशा दीप सप्त, नीर निशा दीप सप्त 30,231, 30,231। तो इसमें क्या होगा? नीर निशा दीप सप्त, नीर का मतलब हो गया निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा और सप्तपर्णा। तो देखो ये यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक आ गई। और 30,231, तो 30,231 का मतलब पहली जो है वो 1930 में है, 1930 में। फिर उसके अंदर तो 1930 के अंदर हमारी निहार हो गई। फिर उसके अंदर 2 ऐड किए हमने तो रश्मि 1932 में हो गई। फिर उसके अंदर 3 ऐड किए तो 1935 में नीरजा हो गई। फिर उसके अंदर 1 ऐड किया तो सांध्य गीत हो गई 1936 में। बाकी इन 2 का मैंने आगे सूत्रों में लिखा नहीं है क्योंकि इसके जो बीच में है ना वो गैप थोड़ा ज्यादा था, 1936 से 1942। तो 1942 और 1960 ये आपको थोड़ा याद करना है। दूसरी बात, निहार और जो नीरजा है इसका मैंने नी लिया है। यहाँ पर भी देखो नी आया है और यहाँ पर भी नी आया। अब आपके एग्जाम में कंफ्यूजन होगा कि निहार पहले आएगी या नीरजा पहले आएगी। तो देखिए याद रखना, निहार, निहार के बाद में कौन सी रचना आ रही है? रश्मि आ रही है। तो निहार है, जहां पर निहार खत्म हो रहा है तो यहाँ पर र आ रहा है। र से आगे वाली रचना कौन सी है? रश्मि है। तो इसलिए निहार पहले रखना है। अगर यहाँ पर अगर नीरजा रख दोगे तो जा आ रहा है और आगे वाली रचना वो र से प्रारंभ हो रही है तो ये सेट नहीं बैठ रहा है। तो इसलिए निहार पहले आएगा। जहां पर निहार खत्म होगा, र से खत्म होगा तो आगे वाली रचना वो र से स्टार्ट करनी है तो यानी रश्मि हो जाएगा। फिर पीछे नीरजा बचा, फिर सांध्य गीत, तो ये याद हो जाएगा। दूसरी बात, एक मैंने अलग लाइन बनाई है, अगर नीर निशा दीप सप्त ऐसा याद रहे तो ये याद कर लीजिए। बाकी जो है दूसरा जो सूत्र वो बनाया, निहारता रहा रश्मि को नीरज संध्या के दीप तक, निहारता रहा रश्मि को नीरज संध्या के दीप तक। तो इसे भी याद कर ली, यानी केवल निहार हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा, नीरजा हो गया, सांध्य गीत हो गया, दीप सप्त हो जाएगा।
तो अलग अलग आपके जैसा आपको समझ में आए उसी प्रकार आप दोनों सूत्रों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। आगे देखो, आगे प्रमुख गद्य रचनाएं, वो पद्य थी, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र। इसका भी मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया, स्मृति के पथ श्रृंखला अतीत की, स्मृति के पथ श्रृंखला अतीत की। तो स्मृति की रेखाएं हो जाएगी, पथ के साथी हो जाएगा, श्रृंखला की कड़ियां हो जाएगी और अतीत के चलचित्र हो जाएगा। तो स्मृति के पथ श्रृंखला अतीत की। जैसे सेठ बैठ रहा, स्मृति के पथ का मतलब पथ यानी रास्ता होता है, तो यादों का जो रास्ता, श्रृंखला अतीत की। तो स्मृति के पथ श्रृंखला अतीत की। अब इसके बाद में यामा 1940 ईस्वी में, और उस यामा में क्या है, यामा के अंदर जो निहार, रश्मि, नीरजा और जो सांध्य गीत है, रचनाओं में संग्रहित सभी गीतों को संकलित किया गया। तो यामा क्या एक संग्रह है, यामा है वो 1940 में प्रकाशित है और एक संग्रह है, उसके अंदर निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत है, उन रचनाओं को संग्रहित किया गया है। यामा पर इनको 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, यानी 2 पुरस्कार मिले थे यामा पर 1982 ईस्वी में, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक। नीरजा रचना के लिए शेखसरिया पुरस्कार मिला था। ये मोस्ट अलग अलग रचनाओं पे अलग अलग जो पुरस्कार दिए गए वो आपको अच्छे से याद रखना है। यामा पर है मंगला प्रसाद पारितोषिक और ज्ञानपीठ है, और नीरजा जो रचना उस पे शेखसरिया पुरस्कार है। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया था, ये भी मोस्ट लाइन। महादेव वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया था, चांद। हिंदी लेखकों की सहायता के लिए इन्होंने साहित्यकार संसद नामक एक संस्था की स्थापना की थी। इन्हें वेदना की कवियत्री एवं आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी पुकारा जाता है, ये लाइन भी मोस्ट है। यानी महादेवी वर्मा, उसको वेदना की कवियत्री कहा जाता है और आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, क्योंकि मीरा है वो हमारे कौन, भक्ति काल में थी। तो आधुनिक युग की मीरा है वो कौन कहलाती है, महादेवी वर्मा। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया है। इनको छायावादी युग की शक्तियां दुर्गा कहा जाता है, जो ऊपर मैंने आपको बता दिया है। इनका विवाह 11 वर्ष की उम्र में डॉक्टर रूपनारायण वर्मा के साथ हुआ था, ये भी मोस्ट है, पूछा गया क्वेश्चन है। इन महादेव वर्मा का विवाह किसके साथ हुआ था, तो रूपनारायण वर्मा के साथ में हुआ था। कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, तो 11 वर्ष की उम्र। अब इसके बाद में हमारा है छायावादी युग के अन्य कवि। तो छायावादी युग के अन्य कवि है, उसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। अब इसके अंदर जो छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ थे, छायावाद के 4 आधार स्तंभ कौन कौन से थे, हमारा प्रसाद था, पंत था, निराला था और महादेवी वर्मा थी। इन चारों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है, और चारों के बारे में जितना मैंने आपको बताया उतना आप अच्छे से याद कर लोगे, तो इन चारों से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। और ये छायावाद के आधार स्तंभ है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको, छायावाद से संबंधित जहां पर भी छायावाद का नाम आएगा तो इन 4 से संबंधित ही क्वेश्चन अक्सर ज्यादा पूछे जाते हैं, और इन चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से आपको इसको रट लेना है, समझ लेना है। क्योंकि और मैंने चारों के भी जो रचनाएं थी, जो छायावादी रचनाएं थी, उन छायावादी रचनाओं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका भी मैंने सूत्र बता दिया, आपको ट्रिक बता दी, अच्छे से याद कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, जय भीम, जय भारत।